को पता चले। चलो So basically आज का जो सेशन है it is basically awareness for you people. कोई टेक्निकल एस्पेक्ट है इसमें और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, जो जैसे आपको हार्डवेयर का अंडरस्टैंडिंग है, हाउ सीपीयू वर्क्स, उसमें इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, वैसे ही सिक्योरिटी जो पैराडिम है उसमें हाउ यूटीएम वर्क्स, कितनी और सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स आती है मार्केट में। जेनरिक सेशन है, बाद में वी विल कवर स्पेसिफिकली ओनली सोनिक वर्ड, बट जेनरिक क्या होना चाहिए और क्या होता है दैट वी आर गोइंग टू कवर टुडे। सो सबसे पहले जो हम लोग आजकल सुनते हैं फायरवॉल, राइट। तो फायरवॉल एक्चुअली होता है यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट, यूटीएम, उसको बोलते हैं यूटीएम डिवाइस। यूटीएम डिवाइस का मतलब है यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट। यूनिफाइड का मतलब किसी को पता है? इंटरैक्टिव रखना पड़ेगा थोड़ा। उन्हें वो रखना है। यूनिफाइड का मतलब होता है, पता है किसी को? ऑलरेडी नोन थ्रेड मतलब नहीं, यूनिफाइड का मतलब होता है मल्टीपल। मल्टीपल यानी एक नहीं, मल्टीपल। जैसे मैं आपको सिंपल बताऊं कि भाई नैस होता है, नैस, तो नैस में क्या होता है, तो कि भाई आप उसको एसएमबी से भी एक्सेस कर सकते हो, उसको डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हो, और उसको एज ए ऑब्जेक्ट भी एक्सेस कर सकते हो। तो ये तीन अलग वे से आप एक्सेस कर सकते हो, और उसको एक यूज करते हैं नैस। वैसे यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट में यूनिफाइड का मतलब होता है मल्टीपल। तो अभी फायरवॉल में क्या होता है, तो एक हार्डवेयर है, राइट, उसमें स्विच जैसे पोर्ट होते हैं, और उसको कैटेगराइज करते हैं हम मॉडल से, जैसे एंट्री लेवल मॉडल, मिड लेवल मॉडल और एंटरप्राइज लेवल मॉडल। जो एंट्री लेवल मॉडल रहते हैं वो आप समझो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक यूजर है या अप टू 200 यूजर, वो हो जाते हैं एंट्री लेवल यूजर्स। फिर मिड लेवल जो है वो 200 से लेके 1000 तक, वो मिड लेवल बोलते हैं, और एंटरप्राइज जो है वो अबव 1000 यूजर्स होते हैं। तो अभी पूरा पैराडिम चेंज हो गया, अभी यूजर वाइज नहीं जाना है, क्या फैक्टर्स है दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। बट इस तरह के मॉडल होते हैं, और हर एक मॉडल में अलग अलग स्पेसिफिकेशन होते हैं। जैसे कंप्यूटर में कोर i3 है, कोर i5 है, Xeon प्रोसेसर है, अलग अलग रैम होती है। वैसे ही ये जो हार्डवेयर होता है उसमें भी प्रोसेसर होता है, उसके अंदर रैम होती है और स्टोरेज होता है। तो ये जो पोर्ट होते हैं उसमें एक फिक्स पोर्ट रहता है लैन के लिए, और दूसरा फिक्स रहता है वैन के लिए। लैन जो जाएगा अपने लोकल स्विच में,
8 पोर्ट हो, 24 पोर्ट हो, जो भी, और वैन जाएगा ISP। तो बाकी के ये पोर्ट क्यों दे रहे हैं वो लोग? तो इसको हम आइदर लैन में भी यूज कर सकते हैं या उसको वैन को भी यूज कर सकते हैं, दैट वी कैन प्रोग्राम। बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती है जो एंट्री लेवल में खाली 3 पोर्ट देती है, या मैंने ऐसा भी फायरवॉल देखा जिसमें खाली 2 पोर्ट है, बराबर। लेकिन अभी की जो करंट जनरेशन है उसमें मिनिमम 5 पोर्ट 8 पोर्ट मिनिमम आते हैं, राइट। सो ये हार्डवेयर पर्सपेक्टिव मैं आपको बोला। लेकिन अभी जेनरिक बात करें ना, तो कोई भी फायरवॉल उसमें देयर आर 2 कंपोनेंट, वन इज स्टैटिक कंपोनेंट और दूसरा होता है डायनामिक कंपोनेंट। स्टैटिक में क्या होता है? सबसे पहले इट विल एक्ट एज अ राउटर, सबसे पहले इट विल एक्ट एज अ राउटर। दूसरा कंपोनेंट क्या होता है? तो उसके अंदर हम कर सकते हैं लोड बैलेंसिंग, यानी एक से ज्यादा ISP, मल्टीपल ISP हम लोग उसको ये मल्टी वैन बोलते हैं, वो उसको कर सकते हैं। यानी आज मेरा एक यहाँ पे यू ब्रॉडबैंड हो गया और दूसरी जगह पे मैं GTPL डालूं या BSNL डालूं या कोई भी थर्ड पार्टी है इसमें, सो ये मल्टी वैन। नॉर्मली हम जो ऑफिस में जो इंटरनेट प्रोवाइडर हमको राउटर देता है उसमें एक ही ISP लगता है, फिर अलग अलग राउटर में भी अलग अलग सीरीज आते हैं, TP-Link है, कोई भी है, तो उसमें भी अभी मल्टी वैन राउटर आने लगे। तो ये स्टैटिक कंपोनेंट है। अब हम जब बोलते हैं लोड बैलेंसिंग, तो लोड बैलेंसिंग में क्या होता है कि हम 2 ISP लिए हैं, तो 2 ISP मान लो कि एक 10 Mbps आपको दे रहा है और दूसरा आपको 50 Mbps ब्रॉडबैंड दे रहा है, तो दोनों को मर्ज करके 60 MB नहीं होता है। We cannot merge 2 ISP, but what we can do, we can load balance, यानी कि आज हम 10 जन बैठे हैं तो मैनेजमेंट में सर को ब्राउज करना है तो हम इसको 10 MB लाइन पे दे दिए, बाकी सबको मैं दूसरी लाइन पे डाइवर्ट कर सकूं, उसको बोलते लोड बैलेंस। तो हम उसको बोलते हैं यूजर बेस्ड लोड बैलेंसिंग। दूसरा लोड बैलेंसिंग भी पॉसिबल है, वो है एप्लीकेशन बेस्ड लोड बैलेंसिंग। एप्लीकेशन में क्या, तो कि भाई फेसबुक है, यूट्यूब है, यानी हमने कोई एप्लीकेशन डिफाइन कर दिया है, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, तो उसको हम लोड बैलेंस कर सकते हैं। जब कोई ब्राउजिंग करे, खास करके कोई मल्टीमीडिया का, तो पर्टिकुलर ISP से जाए। ये सब क्यों करते हैं? तो कई बार ISP में भी हम कैटेगराइज करते हैं कि भाई ये लीज लाइन है, ये ब्रॉडबैंड है। तो लीज लाइन का फायदा क्या होता है आपको पता है? डिफरेंस बिटवीन ब्रॉडबैंड एंड लीज लाइन। उसमें स्पीड ज्यादा आती है, लीज लाइन में स्पीड ज्यादा होती है। नहीं, स्पीड ज्यादा आती है ऐसा नहीं है, बट एनीवे, एनी अदर पॉइंट इन माइंड? किसी को पता है? बोलो। કનેક્ટિવિટી છે ને એ એકદમ સ્ટેબલ હોય અને જેટલું આપી છે આપણને 10 MBPS તો 10 MBPS પ્યોર મળે એ યુઝર સુધી પહોંચે. ओके, और कोई?
ऊपर का मैं रब कर रहा हूँ। ये सब बेसिक चीज है। दिस इज नथिंग टू डू विथ फायरवॉल, एकदम बेसिक चीज है। देखो कम्युनिकेशन होता है ना, वो 2 वे होता है, और 2 वे में हम उसको कैटेगराइज कैसे करते हैं? एक बोलते हैं अपलोड और दूसरा बोलते हैं डाउनलोड। तो जब हम लीज लाइन लेते हैं तो सबसे पहली चीज जो डिफरेंशिएट होती है वो है SLA। SLA का मतलब पता है किसी को? सर्विस लेवल एग्रीमेंट। सर्विस लेवल एग्रीमेंट। ये वर्ड जो है ना, अभी हम IT में हैं तो ये वर्ड हमको पता ही होना चाहिए। सर्विस लेवल एग्रीमेंट यानी क्या? जब मैंने आपसे कुछ सर्विस लिया है तो हमारे बीच में कुछ एग्रीमेंट हुआ है कि भाई मैं आपको ये सर्विस दूंगा, उसमें इतना अप टाइम रहेगा। तो जो SLA होता है वो 99.9% रहता है, कोई उसको 99.7% भी देता है, यानी दे आर बाउंड टू गिव यू दिस मच ऑफ अप टाइम। फिर आप कैलकुलेट करना 99.9% यानी कितना? तो अगर 1 महीने का मैं पीरियड लेता हूँ 30 डेज, तो उसमें 4 घंटे तक डाउन टाइम होगा, तो उसको 99.9% देगा। अगर 4 घंटे से ज्यादा डाउन हुआ तो दे आर सपोज टू पे यू, और थिंग्स लाइक दैट, जो भी SLA में डिसाइड हुआ है। जो भी SLA में डिसाइड हुआ है। तो सबसे पहला डिफरेंस रिलीज लाइन का ये होता है। दूसरा डिफरेंस रिलीज लाइन का क्या होता है कि जो बैंडविड्थ है वो 1:1 रेशियो में मिलता है। यानी हम बोले कि 10 Mbps का रिलीज लाइन है तो डाउनलोड भी, अपलोड भी 10 Mbps मिलेगा और डाउनलोड भी 10 Mbps मिलेगा, वो फिक्स रहता है। अच्छा, ये चीज आपने नोटिस की, मैंने क्या लिखा है? MBPS। ये कौन सा बी है? स्मॉल बी। स्मॉल बी। इसको बोलते हैं बिट्स। और जब आप कुछ डाउनलोड करते हो, फाइल होती है exe, PDF, कुछ भी डाउनलोड करते हो, वो जब मेजरमेंट होता है वो कैपिटल बी होता है। कैपिटल बी को बोलते हैं बाइट। और बिट और बाइट में क्या डिफरेंस रहता है? एक बाइट जो होता है उसके लिए 8 बिट लगते हैं। साइड पे सेट करवा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों मैं समझा रहा हूँ आपको? देखो हम लोग ISP में नहीं है, बट हमको ये पता रहना चाहिए कि जब आप कोई कंप्लेन करता है, फायरवॉल डालने के बाद कोई कंप्लेन करता है कि भाई मेरे को तो स्पीड ही नहीं मिल रही है, आप लोग क्या चेक करते हो जनरली? speedtest.com। That is not a way to test it actually. Right way to test it is from downloading from Microsoft. Microsoft एक standard है, Google एक standard है, so from where you are downloading it matters. जब डाउनलोड करते हैं तो आपको दिखाएगा 4 Mbps, 4 MB per second, वो एक्चुअली 4 MB per second, और आप बोल रहे हो कि 10 MB दे रहा है, तो ये क्या बात हुई? एक्चुअली उसका मतलब है 4 into 8 कितना होता है? 30। आपको 24 Mbps मिल रहा है।
एक सिंपल कैलकुलेशन। क्लियर है? कभी भी आप टेस्ट करो तो जो फाइल्स रहती है वो मेगाबाइट के हिसाब से होती है, लेकिन स्पीड जो कभी भी स्पीड, कोई भी स्पीड के बारे में बात आई तो वो छोटा भी होगा बिट। आपके जैसा लैंड कार्ड है, लैंड कार्ड में कितना होता है? आज की तारीख में स्टैंडर्ड क्या है? 1 GB। अभी आप ट्रांसफर करते हो फाइल कुछ भी तो क्या दिखाता है? 110 MB पर सेकेंड मिले ना तो वो हो जाता है 1 Gbps। आप बोले यार मेरे को तो 110 MB मिल रहा है, तो वो MB जो है वो बड़ा नहीं है। वो डिफरेंस अपने को पता होना चाहिए, बिकॉज वी आर गोइंग टू क्लाइंट प्लेस। क्लाइंट इज नॉट टेक्निकल। अगर हमको पता है तो वी कैन एजुकेट देम, और वो खाली खाली प्रेशर लेके हम लोग गलत दिशा में ना जाए। तो रीजन फॉर एक्सप्लेनिंग दिस, ऑफ कोर्स दिस इज ऑफ टॉपिक, इट इज नथिंग रिलेटेड टू UTM, बट दिस इज आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ये भी बेसिक चीज ये है जो लिखा आपको किसी ने? नहीं पता होता है। बराबर, ये लीज लाइन समझ में आ गया? ब्रॉडबैंड में क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है ब्रॉडबैंड? ब्रॉडबैंड में कोई SLA नहीं होता, कोई भी SLA नहीं होता। और दूसरा डिफरेंस होता है कि बैंडविड्थ जो होता है वो 1:8 रेशियो में होता है। यानी अगर 10 MB बोले तो 10 MB डाउनलोड मिले शायद, अपलोड आपको उसका 8वां भाग यानी 2 Mbps अपलोड मिल सकता है, 20% होगा। बराबर, क्लियर? लीज लाइन और ब्रॉडबैंड का क्लियर? अगेन कमिंग बैक टू मेन डिस्कशन, स्टैटिक कंपोनेंट और डायनामिक कंपोनेंट। लोड बैलेंसिंग समझ में आ गया? एक हो गया यूजर बेस्ड लोड बैलेंसिंग और दूसरा हो गया एप्लीकेशन बेस्ड लोड बैलेंसिंग। फिर आता है तीसरा स्टैटिक कंपोनेंट, उसको बोलते हैं फेल ओवर और फेल बैक। वो क्या होता है, आपको कोई आइडिया? हाँ, एक ISP अगर फेल हो गया तो दूसरा ISP पे पूरा ट्रैफिक चला जाएगा। यूजर को कुछ करने की जरूरत नहीं रहती है, एक्शन। अबे आप समझो कोई ऑर्गेनाइजेशन में गए, उसके पास 2 ISP है और फायरवॉल नहीं है, तो उसके पास 2 राउटर हो गए। एक राउटर का IP क्या होगा, समझो 192.168.1.1। दूसरा का क्या होगा तो क्या भाई 192.168.0.1 या फिर होगा 1.254। आप सेट कर सकते हो, बराबर? हाँ। अभी एक ISP बंद हो गया सब इंटरनेट बंद। तो इंटरनेट बंद, इंटरनेट चालू करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हर एक कंप्यूटर में जाके उसका गेटवे चेंज करना पड़ेगा। अगर सीरीज ही अलग है तो पूरा IP एड्रेस चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये इट इज मैन्युअल जॉब। तो हमको ये भी फायदा है फायरवॉल लगाने। दिस इज वन मोर रीजन कि हमको फायरवॉल चाहिए। एक रीजन क्या है कि मल्टीपल वैन लगा सकते हो। दूसरा रीजन क्या है तो कि भाई लोड बैलेंस कर सकते हो। तीसरा फायदा क्या है तो कि भाई अगर एक बंद हो गया तो तीसरा। ये सब आपको मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि जो आप चीज यूज कर रहे हो उसका नॉलेज आपको होना चाहिए।
फिर चौथा कंपोनेंट क्या होगा? एनी आइडिया? किसी को पता है स्टैटिक कंपोनेंट में? बैंडविड्थ मैनेजमेंट। बैंडविड्थ मैनेजमेंट, बैंडविड्थ अगेन क्या है? अभी आज आप सब लोग इंटरनेट यूज कर रहे हो, लेकिन समझो सर का एक जूम मीटिंग चल रहा है और कोई तो ड्राइवर डाउनलोड कर रहा है, कोई तो म्यूजिक सुन रहा है, कोई तो यूट्यूब में पिक्चर देख रहा है। तो इंटरनेट जिसको प्रायोरिटी में चाहिए वो कौन है? जो मीटिंग कर रहा है वो। बराबर। अभी सब बैंडविड्थ क्या होता है, यूट्यूब जैसे आप देखते हो तो उसमें तो क्या जितना अवेलेबल है वो खींच लेगा। डाउनलोड में भी अगर डाउनलोड मैनेजर लगा है तो जितना अवेलेबल है वो खींच लेगा। तो हम प्रायोरिटाइज करना चाहिए हमको, राइट? तो हम उसको बोलते हैं बैंडविड्थ का मैनेजमेंट। ये कॉन्सेप्ट कब था? जब इंटरनेट की लाइन छोटी थी। जैसे आज के 10 साल पहले आप देखो या 15 साल पहले देखो तो 1 Mbps was considered to be good bandwidth, very good bandwidth and very costly. I think सर ने चालू किया होगा तब 56 kbps 56 KB डायल अप था, जो आज के तारीख में हंसेगा कोई, कुछ नहीं है वो। मेल डाउनलोड करने में मैं तब तो कोई अटैचमेंट तो भेजता ही नहीं था। अटैचमेंट तो कोई होता ही नहीं था और मेल डाउनलोड करने में 1 घंटा बैठना पड़ता था। तो मुश्किल से 10 मेल आते थे। डाउनलोड यानी पहले इंटरनेट को डायल करना पड़ता था और वो कनेक्ट नहीं होता था, कस्टमर फोन करता था कि आ जाओ। तो तभी है ना, अगेन यूजर तो थे ही, ऐसा नहीं था कि तब यूजर नहीं था, यूजर तभी भी थे। तो प्रायोरिटी तब लोग इन फायरवॉल ले रहे थे बैंडविड्थ मैनेजमेंट के लिए कि भाई ऐसा कुछ सेट करो कि मेरे को मिले। अभी there is no such thing. There is no such thing where you require bandwidth management, क्योंकि अभी इंटरनेट है फ्री सॉर्ट ऑफ। आप आज 5-6 हज़ार में 40-50 Mbps का लाइन ले सकते हो साल का, वो 1 साल का। तो बैंडविड्थ मैनेजमेंट भी स्टैटिक कंपोनेंट में आता है। फिर आज नया कुछ ऐड हुआ है, वो है SD-WAN। ये भी एक स्टैटिक कंपोनेंट है। SD-WAN मैं आपको समझाऊंगा, बट इन अ वेरी शॉर्ट मैनर उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर डिफाइन WAN। तो उसमें कुछ पैरामीटर रहते हैं। जैसे आज मेरे पास 2 ISP है, एक है यू ब्रॉडबैंड और एक है BSNL। अभी क्या होता है कि यू ब्रॉडबैंड वो भी कोई सर्विस यूज करता होगा, BSNL है तो वो भी किसी के साथ टाई अप होगा। तो एक्चुअली नेटवर्किंग क्या होता है, जैसे अपने एकदम सिंपल वर्ड में बोलूं तो जैसे अपने ऑफिस में हमने LAN किया है, हर एक कंप्यूटर इज कनेक्टेड विद ईथरनेट एंड इट इज कनेक्टेड टू ए स्विच। तो वैसे ही पूरा वर्ल्ड इट इज कनेक्टेड विथ मल्टीपल ISPs and each and every ISP has got connectivity with each other। आज मेरे को यहाँ से गूगल खोलना है तो वो शायद गूगल इंडिया में एक सर्वर रखेगा, तो वो ISP को पहुँचने के लिए मेरे को पाथ चाहिए। आज हम बोलते हैं मेरे को यहाँ से अहमदाबाद जाना है तो कौन सा रास्ता लूँ, तो गूगल दिखाएगा ये नेशनल हाईवे ले लो, ये एक्सप्रेस हाईवे ले लो, राइट? तो सेम वे कंप्यूटर को कहीं पे जाना है, रिक्वेस्ट भेजना है, तो वो पाथ फाइंड करता है, उसके लिए राउटिंग होता है, उसके लिए ये काम करता है। तो वो ISP के अंदर डिटेल रहता है कि वहाँ पे पहुँचने के लिए कौन सा पाथ चाहिए। अभी मान लो यू ब्रॉडबैंड है, वो हांगकांग से जा रहा है और ये समझो यूरोप से जा रहा है, और आप जो डेस्टिनेशन है वो शायद यूरोप से अच्छा पड़ता है,
या फिर हांगकांग से अच्छा पड़ता है, तो हम उसको बोलते हैं लेटेंसी। ये शब्द भी आप दिमाग में डाल दो, व्हाट इज लेटेंसी। किसी को पता है व्हाट इज लेटेंसी? આપણે રિક્વેસ્ટ કરી મતલબ ગૂગલ પર એક સર્ચ કર્યું તો એ સામેવાળા સર્વર પર જઈને પછી પાછું આપણી પાસે આવે એ ટાઈમ પીરિયડ જે લાગે ને ડિટેલ્સ करेक्ट। सो बेसिकली आपने किसी ने CCNA किया है? CCNA में बेसिकली फाउंडेशन कोर्स सिस्को का, उसमें सिस्को का थोड़ा नॉलेज देते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट नॉलेज है नेटवर्किंग का। इसमें है ना आपको सब लेयर्स सिखा गया, और लेयर्स सब सीखोगे ना तो आपको पता चलेगा अल्टीमेटली जो फिजिकल लेयर है वो जीरोज एंड वंस है। ये जीरोज एंड वंस क्या होता है? दे आर नथिंग बट एम्पलीफायर एंड वोल्टेज, यानी इलेक्ट्रिसिटी। अभी आप सोचो किसको पता था इसमें से ये? तो आप जो लिख रहे हो ABCD और बाइनरी मेल जब डालते हो और सेंड होता है तो उसको कन्वर्ट करता है जीरोज एंड वंस में, और फिर वो इलेक्ट्रॉनिकली जा रहा है कहीं पे, और वहाँ पे वो वापस असेंबल होता है। ये जीरोज एंड वन ये है। और क्यों हम इथरनेट यूज करते हैं? उसके अंदर क्या होता है? कॉपर इथरनेट केबल के अंदर क्या होता है? कॉपर कॉपर क्या होता है? गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिसिटी। अभी समझ में आ रहा है? तो ये है ना फंडामेंटल। ओके, इट इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड थियरिटिकली। तो ये जो लेटेंसी है वो क्या है? टाइम टू रीच, यानी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से वहां पे पहुंचने का जो टाइम लगता है और वापस आने का है, वो उसको बोलते हैं लेटेंसी। तो जैसे लैन का लेटेंसी क्या होता है? तो लेस देन 1 मिलीसेकंड। वैसे शायद बॉम्बे में कोई सर्वर होगा तो उसको हम बोलेंगे भाई अराउंड 15 मिलीसेकंड। यूएस में होगा तो 300 मिलीसेकंड। 15 और 300 में कितना फर्क हो गया नंबर्स में? तो जो SD वैन है वो पैरामीटर के काम करता है। मैं डिफाइन कर सकता हूँ। एग्जाम्पल, मेरे को ऑफिस 365 यूज करना है तो मैं डिफाइन कर दूंगा, अगर मेरा यू ब्रॉडबैंड में या BSNL में जिसमें भी कम से कम लेटेंसी हो तब वो पाथ यूज करें। वो चीज मैं SD वैन में सेट कर सकता हूँ। सिंपल वे टू मेक यू अंडरस्टैंड। लोड बैलेंसिंग की बात नहीं कर रहे, लेकिन टेक्निकल पैरामीटर कि भाई अगर मेरा कभी होता है ऐसा कि कंजेशन होगा नेटवर्क में तो लेटेंसी बढ़ जाएगी, तो हम ऑफिस 365 यूज करेंगे। हमने फिक्स कर दिया कि यू ब्रॉडबैंड से ही जाना चाहिए। अगर वो यू ब्रॉडबैंड तब कंजेस्ट होगा तो ऑफिस 365 एक्सेस करने के लिए हमको प्रॉब्लम होगा, राइट? तो हम लोग क्या करते हैं? पैरामीटर डिफाइन करते हैं। लेटेंसी हो गया, 3 पैरामीटर होते हैं, वो तीनों 3 पैरामीटर सेट कर दिए, और जिसमें वो अव्वल आता है, अगर यू ब्रॉडबैंड अव्वल आता है तो वो यू ब्रॉडबैंड लेगा। अगर उस टाइम पे BSNL अच्छा रहता है तो BSNL लेगा। हमको कुछ नहीं करना है, वो सब ये SD वैन का जो प्रोग्राम है वो करे। तो दिस इज ऑल्सो ए स्टैटिक कंपोनेंट। तो बाय द वे ये प्रश्न ये आना चाहिए कि ये स्टैटिक और डायनामिक है क्या? क्यों मैं बता रहा हूँ? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब UTM बिकता है तो उसमें अब 2 पोर्शन होते हैं। एक होता है हार्डवेयर और एक होता है उसका सॉफ्टवेयर। तो ये जो सॉफ्टवेयर पोर्शन है वो है डायनामिक पोर्शन, जो हम सिक्योरिटी सर्विसेज जो बोलते हैं वो होता है। तो यानी कोई बंदा नया फायरवॉल लेता है
तो उसमें प्लेन अप्लायंस भी आता है और उसके साथ सब्सक्रिप्शन अटैच करते हैं हम लोग। तो सब्सक्रिप्शन अगर नहीं लेगा तो भी ये सब चीजें तो उसको मिलेगी ही मिलेगी, जो 2000 के राउटर में नहीं मिलती है। समझ में आ रहा है? डायनामिक कंपोनेंट में क्या रहता है? तो सबसे पहली चीज होता है उसकी सपोर्ट। जो बेसिक है, यानी आपको कुछ दिक्कत है तो आप OEM को कॉल कर सकते हो, वो डायनामिक कंपोनेंट में आता है। 24/7 सपोर्ट या फिर 8/7 8/5। नॉर्मली अभी सब 24/7 ही देते हैं। दूसरा बिगेस्ट पोर्शन, जो मेन पोर्शन है, वो है सिक्योरिटी सर्विसेज। अभी ये मैं एम्फसाइज करूंगा क्योंकि यही सब जानने का अपने को जरूरत है। समझ आ रहा है सबको? हिंदी ही बोल रहा हूँ भाई। फ्रूटफुल लग रहा है ना? हाँ। चित्तों का आता था ये सब, चित्तों के लिए नई नॉलेज है भाई। सेवा देना चाहिए। फायदा तभी है कि तुम लोगों को नहीं आता था तो। नहीं आता है, हाँ मैं करता हूँ। आई एम टेलिंग यू, 25 साल का एक्सपीरियंस वाले को भी नहीं आता है। तो उसका मतलब ये है कि कोई भी चीज आप करो ना तो उसका थोड़ा डीप ड्राइव करना पड़ता है। तो आपको आप खुद क्वेश्चन करो कि मैं ये 50,000 का डिवाइस, लाख रुपए का डिवाइस क्यों ले रहा हूँ, क्यों दे रहे हम लोग? ऐसा तो कुछ फैंसी हार्डवेयर आता नहीं है। रितेश, सिक्योरिटी सर्विसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको किसी को भी पता है फायरवॉल में सिक्योरिटी सर्विसेज क्या क्या आती है? आप सेल्स वाले हो, राइट? आप सब टेक्निकल हो, सब सेल्स वाले। ये 2 सेल्स वाले बाकी बाकी सब टेक्निकल। आपको पता है सिक्योरिटी सर्विसेज क्या आती है? ठीक है, नहीं पता है तो बोलो नहीं पता है, कोई बात नहीं, मेरे को भी नहीं पता। कोई सीख के नहीं आता, सेल्स नहीं, कोई पूछता नहीं है मैं क्यों लूँ ये डिवाइस। ज्यादातर तो ब्रांड के साथ बोलते हैं। करेक्ट। कोई पूछे ना तो अभी आपको पता रहेगा तो आप उसको जवाब दे सकते हो। तो सिक्योरिटी सर्विस में मेजर क्या होता है? DBS की राह देखते हैं क्या? करो कंटिन्यू। उत्तर देने लगेंगे उसको। आ गया आ गया। सिक्योरिटी सर्विस में सबसे पहली there are at least 5 security services which normally any brand will give। देखो ये चीज जो है ना वो एंटीवायरस में भी होती है, ऐसा नहीं है कि फायरवॉल में ही होती है। ये चीज एंटीवायरस में भी होती है लेकिन कुछ हद तक सीमित है। वो हद बोलते हैं एंड पॉइंट, यानी जो कंप्यूटर है वहां पे, यानी उसको बोलते हैं होस्ट बेस। जो सिक्योरिटी लागू पड़ती है वो कहाँ पे होती है? होस्ट बेस। ये जो हम UTM बोलते हैं उसको सिक्योरिटी सर्विस कहाँ पे लागू पड़ती है? नेटवर्क पे। वो डिफरेंस हो जाएगा। होस्ट बेस यानी आपके कंप्यूटर पर, नेटवर्क यानी आपके गेट पे। ठीक
ठीक है, तो दोनों चीज इम्पोर्टेंट है, दोनों का कोई ऐसा तोड़ नहीं है कि भाई आप दोनों में से एक लगाओ तो चल जाएगा, दोनों जरूरी है अपने अपने। तो सिक्योरिटी सर्विस में सबसे पहली सर्विस आती है नेटवर्क, या फिर उसको बोलते हैं गेटवे लेवल एंटीवायरस, GAV। तो गेटवे में अभी यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा, देर आर ब्रांड्स लाइक सोफोस, ब्रांड लाइक Fortinet, Sonic Wall, Palo Alto, Checkpoint, ये अपना WatchGuard, और भी ब्रांड होगी। सब में अलग अलग आर्किटेक्ट होते हैं। कोई आर्किटेक्ट होता है पैकेट लेवल पे, कोई आर्किटेक्ट रहता है प्रॉक्सी यानी कि फाइल लेवल में। पैकेट क्या होता है पता है किसी को? फाइल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके सेंड करने में। तो जब वो सिस्को का मैंने बोला ना, उसमें जो लेयर्स होती है ना, तो टॉप लेयर बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर, और लास्ट लेयर जो होते हैं वो फिजिकल लेयर। उसके पहले आता है नेटवर्क, और सॉरी डेटा लिंक। डेटा लिंक होता है, और डेटा लिंक के ऊपर होता है नेटवर्क। फिर आता है ट्रांसपोर्ट। बराबर, तो ये जो डेटा लिंक है यहाँ पे फ्रेम होती है, यहाँ पे होता है पैकेट, और यहाँ पे होता है सेगमेंट। तो ये जो लेयर 3 होता है वो पैकेट होता है। तो पैकेट लेवल यानी हर एक चीज जो आपके नेटवर्क में आ रही है उसको स्कैन कर रहा है। फिर वो 1 MB की फाइल हो या 1 टेराबाइट की फाइल हो, हर एक पैकेट को वो स्कैन कर रहा है। लेकिन जो फाइल लेवल की आर्किटेक्ट में जो फायरवॉल रहता है वो उसको वो आर्किटेक्ट ऐसा है कि वो सीमित करेगा, क्योंकि जब तक वो फाइल स्कैन पूरी नहीं हो जाएगी तब तक वो डाउनलोड नहीं करेगा, स्कैन करता जाएगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट है सिक्योरिटी एस्पेक्ट के लिए। पहले क्या होता था कि वायरस वाली फाइल छोटी फाइल होगी, अभी हम वायरस को एम्बेड कर सकते हैं वीडियो के साथ भी। वीडियो जो होता है उसकी साइज का कोई मायने नहीं होता है, यानी कोई वीडियो 10 MB का भी हो सकता है, कोई वीडियो 1 GB का भी हो सकता है, कोई 10 GB का भी हो सकता है। हम उसको एम्बेड कर सकते हैं। तो मैं आपको सिंपल वे में समझाऊँ कि यहाँ पे सर ने कोई सिक्योरिटी गार्ड खड़ा कर दिया, वो सिक्योरिटी गार्ड नॉर्मल पर्सन को स्कैन करेगा, लेकिन कोई फॉर्च्यूनर लेके आए चश्मा बश्मा लगा के गन बन रख के उसको सलाम ठोक के अंदर जाने दे तो उसको सिक्योरिटी नहीं बोलते। तो जो पैकेट लेवल होता है ना उसमें ज्यादा अच्छा चलता है। अभी हमको खाली ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी कंपनी पैकेट लेवल पे स्कैनिंग देती है। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये पहली सिक्योरिटी सर्विस है। दूसरी सिक्योरिटी सर्विस IDS IPS। किसको पता है इसका? एनीबॉडी आइडिया व्हाट इज IDS and what is IPS? IP इंट्रूशन प्रिवेंशन सिस्टम અને वो तो फुल फॉर्म हो गया। अच्छा हाँ, उसका मतलब क्या है? इसका IDS का फुल फॉर्म है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। डिटेक्ट करता है वो, और PS यानी प्रिवेंटिव यानी प्रिवेंट करता है उसको। इंट्रूजन का मतलब क्या होता है? કોઈ બી થ્રેટ કે કોઈ કંઈક
शब्द इंग्लिश में बोल रहा हूँ, इंट्रूजन। आज मेरे को आप इनवाइट नहीं किए थे, लेकिन मैं घुस आया। ओके। मैंने इंट्रो अंदर इंट्रूजन किया है उसको। I was not invited, मैं घुस के आया। એટલે દાખલ અંદાજી જેવું. बरजबरी, હા, બસ દાખલ અંદાજી. एकदम फोर्सफुली, ફોર્સફુલી. तो उसको बोलते इंट्रूजन। डिटेक्ट करना और उसको प्रिवेंट करना, यानी जो खराब है उसको डिटेक्ट करना और प्रिवेंट करना। अभी सही मायने में क्या होता है, ये किसी को भी पता नहीं रहता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, हर एक सॉफ्टवेयर है ना, फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो या एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम माने गया विंडोज आ गया, लिनक्स आ गया, मैक आ गया। एप्लीकेशन में वर्ड बोलते हैं, एक्सेल बोलते हैं, जिप बोलते हैं, विनरार बोलते हैं। तो कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी एप्लीकेशन जब डेवलप किया होता है, तो उसमें जो भी कोड लिखा है, तो किसी ने उसको आइडेंटिफाई किया कि ये कोड में कुछ बग है, और वो बग के सहारे अंदर घुस सकता है। बैकडोर, બેકડોર. जैसे उसका सही मायने में शब्द जो यूज होता है वो बोलते हैं एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट। देखो, ये मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्लॉइट, आप ये सब ऑन एंड ऑफ अगर पढ़ते हो न्यूज़, और खास करके अपने आईटी में, तो आपने सुना होगा रिमोट डेस्कटॉप एक्सप्लॉइट, वर्नेबिलिटी। वर्नेबिलिटी यानी क्या होता है? वर्नेबिलिटी इज नथिंग बट एक उसको मिल गया है जरिया अंदर घुसने का, बग। तो कोई भी ओएस, कोई भी एप्लीकेशन डेवलप किया होता है, उसमें कुछ रह गया है जिसका पता एज ए हैकर मेरे को पता चल गया, तो मैं उसका फायदा उठाऊंगा। जैसे मेरे को पता चला कि रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल है, उसमें एक ऐसा एक्सप्लॉइट है जिसको यूज करके मैं सीधा अंदर घुस सकता हूँ, मेरे को यूजर नेम पासवर्ड कुछ पूछेगा ही नहीं। एक मैंने लाइव वीडियो देखा था जिसमें FTP सर्वर था। FTP का मतलब पता है आपको? FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो उसमें क्या होता है कि मान लो कि ये सर्वर है और मैं हूँ क्लाइंट, तो मैं जब सर्वर को कनेक्ट करता हूँ तो ये मेरे को ऑथेंटिकेशन पूछता है पहले, और फिर ऑथेंटिकेट होने के बाद मैं उसके साथ अपलोड या डाउनलोड कुछ भी फाइल कर सकता हूँ, बराबर। तो अभी मेरे को एक FTP सर्वर का एक्सप्लॉइट मिल गया, तो ऑथेंटिकेशन तो भूल जाओ, फाइल अपलोड डाउनलोड भी भूल जाओ, मैं सीधा उसके C ड्राइव में पहुंच गया, रूट में, कमांड प्रॉम्प्ट में, सिस्टम के कमांड प्रॉम्प्ट में पहुंच गया, जस्ट बिकॉज आई न्यू द एक्सप्लॉइट ऑफ दैट FTP सर्वर। अभी मैं एक बार उसके कमांड प्रॉम्प्ट में पहुंच गया, तो फिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सिस्टम को क्रैश कर सकता हूँ, एक नया यूजर नेम पासवर्ड बना सकता हूँ, फिर आराम से रिमोट डेस्कटॉप कर लूँगा, फायरवॉल बंद कर सकता हूँ, कुछ रिमोट टूल्स डाल सकता हूँ जिससे मैं उसका प्रॉपर कंट्रोल ले लूँ। तो अभी ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? तो सॉफ्टवेयर वाले को किसी ने बताया कि भाई आपके सॉफ्टवेयर में ये बग है, मैं आपका FTP एक्सेस करके सीधा C ड्राइव में पहुंच गया, फिर सॉफ्टवेयर वाला वो बग पे काम करेगा और उसका पैच डालेगा, जो हम लोग नहीं करते। अपडेट्स का नाम आए तो हम लोग क्या करते हैं? नहीं करना है, पॉज कर देते हैं। સ્કીપ. नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उसमें दिक्कत भी होती है, जेन्युइनली दिक्कत भी होती है।
कभी कोई अपडेट ऐसा आ जाता है उसके हिसाब से सिस्टम डिस्टर्ब हो जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, नहीं करते। कभी ऐसा होता है कि पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो हमको डर लगता है कि ये बंद हो जाएगा सॉफ्टवेयर, तो उसके हिसाब से भी हम नहीं करते। मेरे को हार्ट अटैक आएगा अभी नहीं आएगा, मेरे को देख के नहीं बता सकते आप, लेकिन मेरी जो लाइफस्टाइल है, मेरे जो फिगर्स चेक किए डॉक्टर ने, उसके हिसाब से यू कैन टेल कि पोटेंशियली आपको हार्ट अटैक का चांसेस है। तो पोटेंशियल, ये मैं क्यों ऐसी भाषा यूज कर रहा हूँ, इट इज रिलेवेंट, एवरीथिंग इज रिलेवेंट। So there is a potential risk that you are connected to internet. जो आपका नेटवर्क है उसका आपको पता है, लेकिन जो नेटवर्क आपको पता नहीं है उसके साथ आप कनेक्ट हो रहे हो। तो ये कनेक्ट होने के बाद क्या क्या हो सकता है पोटेंशियली, उसको रोकने के लिए हमको ये सब डिवाइस चाहिए। दैट इज फर्स्ट थिंग यू शुड टेल, अंडरस्टैंड, एसेंशियल है। और ये लेने के बाद डिफरेंशिएट होता है। आप बोलो मेरे को स्कूटर चाहिए, बराबर, तो 80-90 हजार का वो एक्टिवा भी आता है, तो 3-4 लाख वाला बुलेट भी आता है, तो 10-15 वाला हार्ली भी आता है, बराबर। 2 पहिए ही होते हैं, गियर भी होता है, क्लच भी होता है, एक्सेलेरेटर भी होता है, स्पीडोमीटर भी होता है, लेकिन हर एक का अलग अलग वो है, परफॉर्मेंस है, मजा है। वैसे ही फायरवॉल में भी आपको 25,000 वाला फायरवॉल भी मिलेगा, आपको 90,000 वाला फायरवॉल भी ना मिलेगा, 5 लाख वाला फायरवॉल भी मिलेगा। फंक्शनैलिटी के अंदर, उसके अंदर फंक्शनैलिटी होती है, वो डिफरेंट होती है। तो when you are connected to internet means there is a potential risk। वो रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, अवॉइड करने के लिए ये डिवाइस चाहिए। फिर हम जो ब्रांड करना चाहते हैं या देना चाहते हैं, उसमें और ये ब्रांड में क्या डिफरेंस है वो हमको पता है। नो योर एनिमी, कॉम्पिटिटर, सॉरी, एनिमी कोई नहीं है, कॉम्पिटिटर। या डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट प्रोडक्ट, जैसे सोफोज है, फोर्टिनेट है, तो उसको ड्राइव करो, आप देखोगे उसमें क्या डिफरेंस। कोई यूआई अलग रहेगा, कोई अंदर फीचर अलग रहेगा, बट पहले बेसिक जानो। तो बेसिक में क्या होता है, स्टैटिक कंपोनेंट और डायनामिक, राउटिंग, लोड बैलेंसिंग, पेलोड, एसडीएन, और एक इम्पोर्टेंट वीपीएन, वर्चुअल टाइम। वीपीएन तो मैंने आपको बताया ही नहीं। वीपीएन कितने प्रकार के होते हैं? साइड टू साइड वीपीएन, मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट खत्म करने के लिए। ये सेशन दोबारा भी कर सकते हैं, मैं सेकंड सेशन भी लेंगे खाली सोनिक वॉल का यूआई। एक्चुअली 2 बज गए, ऑलमोस्ट 1:45 बज गए। आई विल कम अगेन नेक्स्ट सैटरडे, यू हैव दिस सेशन, बट आज सो उसमें नेक्स्ट सेशन में मैं आपको टीवी में हम देखेंगे सोनिक वॉल का यूआई, ओके, और उसके एक एक स्टेप हम जाएंगे। बट आज के सेशन में बैकग्राउंड हमने बांधा है, आप करो प्लीज। और अगली बार में ना जो भी ये पूछा जाए ना questions उसके जवाब मालूम होने चाहिए। एवरी डे ये रिकॉर्डिंग एक बार देखिए। एटलीस्ट आप 2-3 बार ये रिकॉर्डिंग देख लोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। पूरा रिकॉर्ड हुआ है ना, पूरा रहने का नहीं, जहाँ से ये स्टॉप हुआ वहाँ से इसको स्टार्ट किया। देखो वीपीएन में ना 2 प्रकार के हैं। सबसे पहले आप समझो कि देयर इज समथिंग कॉल्ड B2B या ब्रांच टू ब्रांच, यानी समझो आपका एक ऑफिस तरसाली में है, एक ऑफिस आपका वाघोड़िया में है, दोनों जगह पे आपके पास यूटीएम डिवाइस है।
दोनों यूटीएम को हम कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे कौन सा आईपी एड्रेस है 192.168.0.2 सॉरी 0 सीरीज है, और यहाँ पे सीरीज है 172.16.16. अपनी एक साइड के यहाँ पे ये किया हुआ है, बताओ कौन सी बता सकते हो? ECS1 से और ECS4 काइसन। अभी देखो समझो यहाँ पे आपका एक प्रिंटर लगा है, मैं एकदम बेसिक चीज बता रहा हूँ। और ये जो जैसे ये बोलते हैं साइट 2, ये बोलते हैं साइट 1। अभी साइट 2 के एक बंदे को साइट 1 के एक बंदे को प्रिंट देना है, तो क्या करेगा? नॉर्मली फाइल भेजेगा मेल थ्रू, वो प्रिंट निकाले। That is one way to do it. Another way is if I can use this printer from here, मैं ये प्रिंटर को लैपटॉप सनबीम के ग्रुप में डाल देना और कैसे स्टार्ट। देखो नेटवर्किंग में क्या करते हैं हम लोग, लैन में क्या होता है, जैसे सर के केबिन में एक प्रिंटर लगा है, वो प्रिंटर आपके केबिन में नहीं है। तो सर के केबिन में जो प्रिंटर था प्रिपेयरिंग के लिए प्रिंटर था सर के केबिन में, आपके वहाँ पे नहीं है, बराबर? तो सर आप थोड़ी बोलेंगे एक नया प्रिंटर ले दो। व्हाट यू विल डू? You will share this printer. Once you share the printer, means you can access that printer via network. अभी ये प्रिंटर मेरे को शेयर करना है, शेयर्ड है यहाँ पे, ये नेटवर्क पे तो शेयर्ड है ही, ये नेटवर्क से मेरे को वहाँ पे पहुँचना है, तो ओवर द इंटरनेट इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है? कनेक्टिविटी नहीं होगी दोनों लोगों में। फाइल शेयरिंग कौन से प्रोटोकॉल यूज करता है? तो बोलता है एसएमबी। एसएमबी बाय डिफॉल्ट इंटरनेट पे ब्लॉक रहता है, बराबर? आज मेरे को प्रिंटर यहाँ एक्सेस करना है, तो मेरे को एक पर्सनल लैन बनाना पड़ेगा P2P कनेक्ट करने के लिए, तो बहुत खर्चा हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक ISP से दूसरा ISP यानी एक UTM से दूसरे UTM को कनेक्ट कर देता हूँ इंटरनेट, और यहाँ पे मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ अगर मेरे को 172 नेटवर्क पे पहुंचना है ना, तो ये लाइन यूज कर, VPN यूज कर। तो ये कंप्यूटर से 172 रीच करने के लिए UTM को पता है कैसे जाना है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? ये 192 वाला बंदा है, 192 वाला बंदा को 172 सीरीज में जाना है, तो UTM को पता है कैसे जाना है। मैंने क्योंकि क्या किया, ये UTM और ये UTM के बीच में VPN कर दिया, इसको बोलते हैं ब्रांच टू ब्रांच। वो मल्टीपल भी हो सकता है, ये एग्जांपल है दो का, मल्टीपल भी हो सकता है, 4 5 6 10 15 20 पूरे इंडिया में आपका ऑफिस है, तो हर एक जगह से आप कनेक्ट कर सकते हो। जैसे SBI एक दूसरे से कनेक्ट अभी वन साइड हो या टू वे हो, दैट डिपेंड्स, बराबर? ऐसा भी हो सकता है कि ये ब्रांच वाला इधर ही जा सके लेकिन ये वाला इधर ना जा सके, हम ऐसा भी कर सकते हैं, बट एसेंशियली ब्रांच टू ब्रांच। दूसरा VPN जो होता है वो इंडिविजुअल VPN। इंडिविजुअल यानी क्या कि एक बंदा है, वो अपने घर गया है, होटल में गया है, कहीं पे बाहरगांव गया है, and he wants to access server which is lying behind your UTM. आपको जैसे आपका ऑफिस का NAS बाहर से यूज करना है, या प्रिंटर बाहर से यूज करना है, या सर्वर का रिमोट डेस्कटॉप लेना है, लेकिन किसी और को अलाउ नहीं करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इंडिविजुअली कनेक्ट करूंगा, and then I will utilize my
आई विल बी पार्ट ऑफ माई लैन, उसको बोलते हैं एक्सटेंडेड लैन, बराबर। तो ये बोलते हैं इंडिविजुअल। अभी इंडिविजुअल में वी हैव टू ऑप्शन, एक होता है IPsec बेस्ड VPN और दूसरा होता है SSL VPN। इसमें बहुत कुछ गहराई में नहीं जाने का है, लेकिन एक बात समझ लो, IPsec है ना, वो राउटर OS समझ सकता है और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम समझ सकता है। अगर आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हो, अगर आप मैक यूज कर रहे हो, लिनक्स यूज कर रहे हो, तो वो SSL नहीं समझता, वो IPsec नहीं समझता। अब इससे क्या हम बताना चाहते हैं हम बेसिकली कि कई जगह पे तुम कस्टमर के वहाँ पे हो, तुम्हारे 4 उसके कंप्यूटर में VPN चल रहा है, उसने तुम्हें अपना मैक मशीन दे दिया कि इसमें VPN कॉन्फ़िगर कर दो, एक बार ट्राई करो, या पहले बार तो ट्राई करने की जरूरत नहीं, तुम्हें पता होना चाहिए कि उसके पास VPN के कौन से हैं, क्योंकि जब ये हम सोनिक वॉल में खरीदते हैं तो 2 टाइप के लाइसेंसेस आते हैं, तो हमने कौन सा लाइसेंस लिया है वो तुम्हें पता होना चाहिए। ग्लोबल वाला जो है वो IPsec है और दूसरा कौन सा है SSL। SSL। तो SSL लिया हुआ है तो ही सब में चलेगा, नहीं तो कई बार हम जब बेचते हैं तो हम कस्टमर को पूछते हैं ये चीज, क्योंकि वो थोड़ा महंगा रहता है, तो हम कस्टमर प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन वो हाँ IPsec यूज IPsec उसमें ये है कि साथ में कुछ फ्री आते हैं, तो वो IPsec होते हैं, और जो लेने होते हैं तो फिर वो SSL लेते टोटल हैं। अभी 5 to 6 आते हैं, उसमें हाँ। से 4 से 5 IPsec हाँ, तो यदि कस्टमर को यदि वो माइक वाइक लगाने होते हैं तो फिर हमको बोलना पड़ता है कि भाई ये इसके साथ इतने ये आते हैं, तो आपके विंडोज कंप्यूटर इसके साथ चलेंगे, आपको मैक चलाना है, जैसे कि एग्जांपल अपन ने सावन में है तो उनको सब मैक कनेक्ट करने थे, तो फिर हमने उनको 5 के 10 अलग दिए हुए हैं, खरीद के दिए हुए हैं, क्योंकि डिफॉल्ट के साथ में तो एक ही आता है, तो एक ही वो मैक मशीन कनेक्ट कर सकते थे। तो ये चीजें भी तुम्हें पता होनी चाहिए कि कोई जगह पे बाय चांस मैक कनेक्ट नहीं हो रहा है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई कौन सा VPN का प्रोटोकॉल, मतलब उनके साथ में आपने लाइसेंस लिया हुआ है, नहीं तो तुम लगे रहोगे सुबह से लेकर शाम तक, और उसमें भी कई बार कम्युनिकेट नहीं करोगे तो रात भर लगे ही रहोगे। तो वही इमीडिएटली कम्युनिकेट करो, तो जिसको याद है वो फटाक से बोल सकता है कि भैया ये देख लेना, एक बार ध्यान नहीं रहता, ये चीज भी ध्यान नहीं रहती है, तो एटलीस्ट कम्युनिकेशन टाइम पे रहेगा तो तुमको निकालने के लिए हम भी सपोर्ट करेंगे, बराबर। ओके। अच्छा, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिफोर वी क्लोज अप, अच्छा आपको पता है सोनिक वॉल के अंदर जो VPN आते हैं वो पेड आते हैं और बाकी सब फायरवॉल में फ्री आते हैं। तो वो क्यों ऐसा होता है? बेसिक क्वेश्चन, और ये बहुत इम्पोर्टेंट। आपको पता है दिवेश क्यों? अरे इसका DOA करवा देना यार, इसका DOA करवा देना, कस्टमर गालियां दे रहा है यार, हफ्ते के अंदर ही प्रॉब्लम आ गया था। मेरे हाथ में जो पार्ट आया हुआ है, पार्टी लाया है? पार्ट डायरेक्ट आता है। नहीं, ये हफ्ते के अंदर कॉल लिखवाया था, ठीक है, अभी 4 दिन का प्रॉब्लम आ गया है, तो तू कुछ करना है ऐसा वापस। उसका क्या 7 डेज का पॉलिसी का है, एंड कस्टमर 1 मंथ होता है और हम डीलर के लिए 7 डेज होता है। तो आपको बात करना पड़ेगा। ये तो कस्टमर के हिसाब से कॉल लिखवाया ना हमने, अभी देख 1 महीना भी नहीं हुआ होगा, फिर हमने मेरे बिल से थोड़ी ना करवा रहा हूँ। हमने कंप्लेंट करवाया ना, तो मेरे पास पार्ट आया हुआ है। नहीं, वो एग्रीड, पर जो तू बोल रहा है ना कि वो तो डीलर, मैं कंप्लेंट लिखा हूँ, मेरे शोरूम में रखा हुआ है, मैं कंप्लेंट लिखा हूँ तो मुझे 1 वीक में करना है, वो मुझे मालूम है, पर कस्टमर के लिए तो DOA पॉलिसी 1 मंथ की है ना। हमने तो बहुत चीज ना, मैंने बहुत चेंज करवाए भैया, लिस्ट निकाल के दे सकता हूँ। 1 मंथ होती है कि कब चेंज हुई फिर? चेंज नहीं हुआ 7 डेज। भैया मेरा शोरूम था, मैंने अभी बंद किया है। शोरूम था इसलिए आपको दिया होगा 1 मंथ का, लेकिन एंड कस्टमर के लिए 7 डेज का ही होता है। आप नीरव सर से पूछ लीजिए। लगा नीरव से तू पूछ के, मंजी सर के उसने तो 3 महीने बाद में रिप्लेस करवा के दिया हुआ है मुझे, तू नीरव से ही बात इश्यू कर। है तो एस्केलेशन है, अगर एस्केलेट किया है बहुत सारा तो
किया है ना ये दूसरे, अब 15 दिन में दूसरी बार तो प्रॉब्लम आ मेरे गया। पास डायरेक्ट पार्ट आया हुआ है, मैंने कुछ बात नहीं, डायरेक्ट कंप्लेन आया, कोड आया है। चल ठीक है, देख ले, अभी मैं नीरव से बात कर लूंगा। आया है तो मेरे को परफॉर्म करना पड़ेगा सर। तो किस चीज के लिए पार्ट आया है? देखो आपने जिस हिसाब से कंप्लेन किया ना उस हिसाब से मदरबोर्ड आया हुआ है, लेकिन पहले मैं चेक करूंगा, उसके बाद मैं करूंगा। ये ना देखो, वो जो कोऑर्डिनेट वो लोग यूज कर रहे हैं ना, वो है ओपन वीपीएन। ओपन वीपीएन एक कंपनी है जिसने वीपीएन डेवलप किया है, वो ओपन सोर्स है, उसको ओपन वीपीएन बोलते हैं। और उसमें वो एसएसएल प्रोटोकॉल यूज करके ओपन वीपीएन, एसएसएल ओपन वीपीएन यूज करते हैं। ये ओपन सोर्स का मतलब है इट इज फ्री टू यूज, इट इज फ्री टू डेवलप एंड इट इज फ्री टू डिस्ट्रीब्यूट। क्या? फ्री टू यूज, फ्री टू डेवलप, फ्री टू डिस्ट्रीब्यूट। कोई उसका प्रोप्राइटर नहीं है। अच्छा, सोनी कॉल क्या करता है? खुद का प्रोप्राइटर यूज करता है, उसने डेवलप किया है। दोनों में क्या अंतर रहता है? इंटरेस्टिंग। ओपन टेक्नोलॉजी है ना, वो कंपोनेंट जो यूज होते हैं वो खुद ने डेवलप नहीं किए होते, खुद ने बनाए नहीं होते, बराबर? हाँ। अभी मान लो कि मैंने फर्स्ट टाइम डेवलप किया, मैंने रख दिया उसको, ये भाई ने भी यूज किया, ये भाई ने भी यूज किया, इनके भी यूज किया, सबने यूज किया। अभी मंजीत सर को पता चला कि ये प्रोटोकॉल में ना इधर से मैं अंदर घुस सकता हूँ। अभी आप मेरे को बोलो पोटेंशियली कितने जन यूज कर रहे हैं वो लोग, कितने जन इफेक्ट हो सकते हैं? हाँ, क्योंकि सबने एक ही यूज किया एक यूज किया है। हाँ, बराबर है। प्रोप्राइटरी में ये प्रॉब्लम नहीं रहता है क्योंकि उसने खुद लिखा है। दूसरा परफॉर्मेंस में ये लोग ने फाइन ट्यून ऐसा किया है कि वो ज्यादा आउटपुट दे सके, थ्रूपुट दे सके, जो ओपन वीपीएन में नहीं मिलता है। तो हम लोग है ना, जैसे आप कोई भी वाहन खरीदते हो तो आप क्या देखते हो? व्हाट यू सी? परफॉर्मेंस एवरेज, वो कहाँ पे लिखा होता है? मैनुअल होता है ना, मैनुअल में कहीं पे डॉक्यूमेंट होता है उसमें। वैसे ही हर एक कंप्यूटर, हर एक फायरवॉल, हर एक चीज का डेटा शीट होता है। ये डेटा शीट आप उठा के उसको पढ़ोगे ना तो सभी पैरामीटर रहता है, किसका थ्रूपुट क्या है। आप उसका वीपीएन का थ्रूपुट देखोगे ना तो आपको डिफरेंशिएट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा चीज ये है कि कई बार वो ऑथेंटिक नहीं होता है डिटेल। जैसे थ्रूपुट की बात करें तो समझो मैंने पढ़ा था कि सोफोस का एक XG86, 87 जो भी एंट्री लेवल का मॉडल है उसका थ्रूपुट होता है 3 Gbps। तो पहला क्वेश्चन ये आएगा मतलब ये पोर्ट कितने Gbps का होता है? 1 GB 3 Gbps थ्रूपुट क्या होगा? OT मेरा 1 Gbps का है तो 3 Gbps थ्रूपुट क्या होगा? यानी वो कहने का मतलब ये है कि वो एग्रीगेटेड थ्रूपुट है, यानी वो तीनों पोर्ट को मिला के आपको इतना थ्रूपुट दे सकता है। हमारे सोनी गोल में थ्रूपुट है 2 Gbps, लेकिन सब पॉलिसी एनेबल कर दो, सब सिक्योरिटी सर्विसेज एनेबल कर दो तो कम होके आ जाता है 750 Mbps। तो ये सब टेस्टेड होता है
लेकिन टेस्ट में भी उसका एनवायरनमेंट स्पेसिफाइड होता है कि मेरे पास ये इथरनेट था, ये केबल था, ये कंप्यूटर था, ये ओएस थी, ये सब पैरामीटर फिक्स होते हैं। जरूरी नहीं है कि सेम पैरामीटर आपका हो और आपको वो थ्रूपुट अचीव हो, बराबर है। तो डेटा शीट में आपको सब इंफॉर्मेशन मिलती है, ये पढ़ना चालू करो आगे समझने के लिए। कोई भी फायरवॉल का डेटा शीट खोल के देखो, हर एक में अलग अलग होता है। तो सपोज वाले कुछ अलग से प्रिंट करेंगे, सोनी को कुछ अलग से प्रिंट करेंगे, लेकिन अपने को ये आज का टॉपिक जो था SSL VPN, वो सोनी को क्यों पे करवाता है, पैसा क्यों लेता है? बिकॉज इट इज देयर प्रोप्राइटरी, इट इज नॉट यूजिंग ओपन, and that is also a reason why it is more secure than other. समझ में आ रहा? तो एंड करते हैं आज। कौन कौन बड़ौदा रहता है? हाँ। कौन कौन रहता है? कब रहता है? सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, तो IT लाइन में कब से हो? USB का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। किसने बनाया? हमारे इंडियन ने बनाया वो। इंडियन नहीं, बड़ौदा के बंदे ने बनाया। हाँ वो अजय भट्ट ने। अजय भाई मालूम था किसी को? तो पढ़ा था लेकिन नाम नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, वो करोड़पति जितवा देती है। है? सही बात है कि नहीं? छोटी छोटी केबीसी जितवा देती है यार। एक हाउस वाइफ ने माय गॉड 1 करोड़ रुपया जीता है। इस बार के केबीसी में तो वडोदरा के कितने लोग जा, बहुत ज्यादा, मोर देन ये दिवेश को भी पूछा था। मोर देन 7 तो दिवेश को जब पूछा ना, एक बार बता दिया, फिर मैंने दूसरे तीसरे हफ्ते बाद बोला यार यूएसबी बताना किसने बनाया था? सर बड़ौदा के बंदे ने बनाया है, वो भी MS यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, अजय भट्ट।